तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को शुभ अपराह्न और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में, आपके अपने चैनल में जिसका कि नाम है शिखर एकेडमी देहरादून। तो फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये आज हमारी तीसरी कक्षा है, वर्णमाला से संबंधित। तीसरी है ना? दूसरी है? चौथी है? अरे पहले हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। वर्णमाला की तीसरी कक्षा है, वैसे तो चौथी कक्षा है ना? वर्णमाला की तीसरी कक्षा। ठीक है, चलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। और आपको ध्यान होगा लास्ट कक्षा में स्वरों का दो वर्गीकरण हमने देखा था, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो दीर्घ स्वरों से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसको लिखना जरा। सबसे पहले लिखना टिप्पणी। टिप्पणी है ना? टिप्पणी यानी कि नोट। और नोट में लिखना, पहला फैक्ट है दीर्घ स्वरों की संख्या दीर्घ स्वरों की संख्या। ठीक है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। ठीक है, दूसरा मैंने बोला मात्रा, जिसको कि हम क्या कहते हैं? उच्चारण काल कहते हैं। उच्चारण काल के आधार पर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की, ऐसे के लिए तो बोला ही नहीं। अच्छा, आप में से जो सबसे कॉर्नर में बैठे हुए हैं, ये डोर खोल के ना वहां पे बोल दो ऑफिस में, 1 नंबर रूम का एसी चला दो। हाँ, आप ही को बोल रहे हैं, यहाँ से उठ के चले जाओ, सामने ऑफिस है। ठीक है, अब देखो, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर दीर्घ स्वर। ठीक है, तो यहां पर दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? ये भी 7 हो जाएगी ना? अरे लास्ट डे में तो पढ़ा था। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन काफी जगह पर क्या है, रचना भी लिखा हुआ है ना? दोनों प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है, उत्पत्ति और रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या, तब कितना होता है? तब आपके दीर्घ स्वर कितने आ जाएंगे भाई? 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों। रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर दीर्घ स्वर 7 है, और दीर्घ स्वरों की संख्या अगर केवल पूछी गई तो ये कितने हैं? 7। अब ये क्या कंफ्यूजन है ना? ये क्या मामला है, तो इसको समझो। सबसे पहली बात कि स्वरों का जब वर्गीकरण हम पढ़ते हैं ना, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाता है वो है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। क्योंकि स्वर की अगर मैं बात करूं या व्यंजन की अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों ही क्या है? ध्वनि। दोनों ही क्या है? ध्वनि है। और अगर स्वर की मैंने बात की है, तो स्वर शब्दों में वर्ण के साथ साथ मात्रा का भी काम करते हैं। शब्द में क्या करते हैं? वर्ण के साथ साथ मात्रा का भी काम करते हैं। और मात्रा का मतलब होता है उच्चारण में लगने वाला समय। तो इसीलिए हमने उच्चारण काल कह दिया मात्रा को। तो स्वरों का जब वर्गीकरण करते हैं ना मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से एक ही वर्गीकरण आता है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। और मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर आपने लास्ट कक्षा में लिखा होगा स्वर कितने हैं? 7। 7 है ना? उत्पत्ति के आधार पर, ये रचना के आधार पर 3 है। ये सबसे पहले ये भेद पड़ा है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। सबसे पहली बात, अगर केवल ये पूछा गया कि दीर्घ स्वरों की संख्या बताओ,
अगर केवल ये पूछा गया कि दीर्घ स्वरों की संख्या बताओ, इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर ही, यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए। दीर्घ स्वरों की संख्या हमेशा आप आंसर के दोगे 7 दोगे, और यही आयोग ने भी माना है। विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है ना, वहां पर भी आयोग ने भी इसी को माना है। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या क्या है, 7 है। और ये किस आधार पर पूछा गया होगा, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। और अगर साफ साफ लिख ले कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर दीर्घ स्वर कितने हैं, तब तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। कितनी है, 7। और तीसरा अगर ये पॉइंट आ जाए कि उत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या रचना के आधार पर दीर्घ स्वर कितने हैं, तब आप क्या बोलोगे, 3। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न कैसे हुए हैं, रचना मतलब बने कैसे हैं। तो दीर्घ किसे कहेंगे, दीर्घ उसी को कहेंगे। अच्छा, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है ना, और चीजें बड़ी कब बनती है, जब समान चीजें आपस में जुड़ेंगे। तो आ के साथ आ जुड़ेगा, ए के साथ ई जुड़ेगा, ओ के साथ ओ जुड़ेगा, तभी तो ये बड़ा बनेगा, तभी तो इसको दीर्घ कहेंगे। ये दीर्घ आ बन गया, ये दीर्घ ई बन गया, ये दीर्घ ओ बन गया। अच्छा, ये मैंने दीर्घ ओ पहले लिख दिया, ये छोटा हुआ है, ठीक है, हर्ष। तो उत्पत्ति के आधार पर, ये रचना के आधार पर दीर्घ केवल इसी को बोला जाएगा। और उच्चारण काल का मतलब है उच्चारण में लगने वाला समय जो है ना, वो दीर्घ है। यहां पर दीर्घ क्या है, एक जैसी चीज है, लेकिन उच्चारण काल में क्या है, उच्चारण काल जो है समय, उच्चारण काल यानी कि उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो दीर्घ है, द्विमात्रिक। समझ रहे हो ना। तो वहां पर हमने द्विमात्रिक को दीर्घ बोला, लेकिन यहां पर हमने रचना को दीर्घ बोला है। ये बात समझ में आई है, आई है ना समझ में, ठीक है। तो दीर्घ संधि से संधि बोल रहा हूं मैं, दीर्घ स्वर से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न बने इन तीनों में से, तो ये सॉल्व आप कर पाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मात्रिक को समझ लिया था, एक मात्रिक मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर का समय लगे। द्विमात्रिक मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर का समय लगे, या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रिक से अधिक समय लगे। त्रिमात्रिक मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगे, या 3 मात्रा के बराबर का समय लगे, या इससे भी बहुत ज्यादा समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक कहते हैं। ठीक है, अब एक मात्रिक को हमने लघु भी कह दिया, द्विमात्रिक को हमने दीर्घ कह दिया, और त्रिमात्रिक को हमने क्या कहा, पुलुत का लिखा था ये। हाँ, अब देख लो ये त्रिमात्रिक जो है इसको समझते हैं। जैसे कि हमने बोला, एक तो शब्द ये लिखा था, और एक क्या लिखा था, ओम लिखा था। ठीक है, सबसे पहली बात है कि त्रिमात्रिक का प्रयोग कहां पर होता है, किन किन स्थानों पर होता है। ठीक है, तो त्रिमात्रिक जो है इसका प्रयोग होता है चिल्लाने में। अगर किसी का नाम आप चिल्ला रहे हो, या किसी को पुकार रहे हो, बुला रहे हो, या संगीत के क्षेत्र में, है ना, किस किस में, चिल्लाने में, चिल्लाने में, किसी को पुकारने में, पुकारने में इसका प्रयोग होता है, या संगीत के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। संगीत में नहीं होता है क्या। अच्छा, चिल्लाने में या पुकारने में बात करता है। मान लो कि आपके दोस्त का नाम राम है, मान लो, है ना, और आप उसके गांव में कहीं चले गए, जंगल में घूमने चले गए। अब जंगल का रास्ता उसी को पता है, आपको नहीं पता ना। मान लो कि आप प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए मदहोश हो गए, और आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका दोस्त आपसे अलग हो चुका है, बिछुड़ चुका है। रास्ता तो उसको पता है, आप तो भटक गए, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, आपको डर लग गया कि भाई कैसे जाऊंगा घर, दूर दूर तक नहीं दिख रहा राम। अब राम का नाम चिल्लाओगे ना, पुकारोगे राम को, तो कैसे बोलोगे, राम, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो रा जो है ना ये त्रिमात्रिक हो चुका है, रा जो है ये त्रिमात्रिक हो चुका है। लेकिन आप तो कहोगे राम तो, रा तो भाई व्यंजन है, ये त्रिमात्रिक कैसे हो गया। तो अगर रा त्रिमात्रिक नहीं हुआ है, तो आप एक चीज देखो, इस अक्षर को वर्ण में खंडित करके देखो, रा पर हलंत आ गया, और कौन सी मात्रा लगी हुई है, दीर्घ आ की। तो दीर्घ आ जो है ये त्रिमात्रिक हुआ है। ठीक है, इसका मतलब रा में जो आ जुड़ रहा है ये दीर्घ नहीं रहा, ये त्रिमात्रिक हो चुका है। ये 3 मात्रा से भी अधिक समय लग सकता है इसमें, है ना। राम ऐसे बोलते हो ना, हो गया ना त्रिमात्रिक। अच्छा चलो ठीक है, कोई व्यक्ति बैठा, कोई सन्यासी बैठा हुआ है, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं हम लोग। मेडिटेशन तो ऐसा नहीं होता है, मेडिटेशन का मतलब बिल्कुल शांत रहना, कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन मान लो कि कोई ऐसी पद्मासन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उच्चारण कर रहा है ओम का, तो कैसे बोलता है, ओ,
ऐसा बोलता है ना, तो यानी कि ओ का त्रिमात्रिक हो चुका है, ओ को बहुत लंबा लिया, तीन मात्रा से अधिक समय लगा दिया, तो ओ क्या हो चुका है, त्रिमात्रिक हो चुका है। समझ में आया? ये संगीत के क्षेत्र में, संगीत के अरिजीत सिंह कोई गाना गाता है तो कोई सुर लंबा खींच लेता है ना, अभी सारे ऐसा कुछ बोल दिया, लंबा खींच लेता है ना, तो इसका मतलब त्रिमात्रिक, यानी कि किसी को पुकारने में, चिल्लाने में या संगीत के क्षेत्र में त्रिमात्रिक का प्रयोग होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि त्रिमात्रिक जो है, क्योंकि हमें तो पता है कि मूल स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जरा इसमें ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक दो। यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, संयुक्त स्वर कितने हैं, तो ये कितने हैं, 4 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। संयुक्त का मतलब ही होता है जब भिन्न भिन्न ध्वनियां आपस में जुड़ती हैं, और संयुक्त व्यंजनों में भी हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, केवल दीर्घ में डाउट। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि भाई संयुक्त स्वर हमारे पास 4 है, दीर्घ स्वर हमारे पास 7 है, यानी कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर दीर्घ स्वर 7 है, उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर दीर्घ स्वर 3 है, मुख्य स्वर हमारे पास 11 है, और कुल स्वर हमारे पास 13 है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अच्छा लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि प्लुत स्वर कितने हैं या कितने बन सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, प्लुत स्वर कितने प्रकार से बन सकते हैं, जितने प्रकार से दीर्घ स्वर हो सकते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। आप इसे देखो, यहाँ पर दीर्घ आ जो है ना, ये दीर्घ तो है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, और यहाँ पर ओ मैंने लिखा, ये भी तो दीर्घ है, द्विमात्रिक है, नहीं है क्या? अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ कह लेता तो ये तो ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ है, लेकिन ये उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त है। समझ में आ रहा है? तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो दीर्घ है ना, उसी को त्रिमात्रिक बनाया जा सकता है। आप किसी मंदिर में चढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं होता कि पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी, या आप सीधा 50वीं सीढ़ी में चले गए, ऐसा तो नहीं होता ना। पहली सीढ़ी में चढ़ोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मात्रिक की बात चल रही है तो एक मात्रा से कहीं ना कहीं दो मात्रिक में गए होंगे। त्रिमात्रिक की अगर बात चल रही है तो त्रिमात्रिक में कैसे जाएंगे, दो मात्रा से तीन मात्रा में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मात्रिक से सीधा त्रिमात्रिक में चले गए, द्विमात्रिक में गए ही नहीं, है ना, छलांग मार दी, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए हमने बोला जो द्विमात्रिक हैं, दीर्घ स्वर हैं, कितने प्रकार के हैं, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 7 प्रकार के। तो 7 प्रकार के जो द्विमात्रिक हैं यानी कि दीर्घ स्वर हैं, इनका ही आप त्रिमात्रिक बना सकते हो, इनका ही आप क्या है, त्रिमात्रिक बना सकते हो, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं हिंदी में स्वरों की बात करूं तो हिंदी में हम मूल और दीर्घ स्वर पढ़ते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर पढ़ते हैं। प्लुत जो है यानी कि त्रिमात्रिक जो है, ये संस्कृत भाषा का भेद है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए हमें ये लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर टिप्पणी लिख देना, और लिखना इसमें टिप्पणी में एक दो चीजें लिखेंगे। पहला लिखना फटाफट से, त्रिमात्रिक संस्कृत का भेद है, या प्लुत जो है संस्कृत का भेद, त्रिमात्रिक संस्कृत का भेद है, त्रिमात्रिक संस्कृत का भेद है, ठीक है। पूर्ण विराम लगा लो, ये पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट लिखना, दूसरा तथ्य भी लिखिए, केवल केवल द्विमात्रिक से, केवल द्विमात्रिक से, केवल द्विमात्रिक से त्रिमात्रिक बनाया जा सकता है, केवल द्विमात्रिक से त्रिमात्रिक बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलो फटाफट से देख लो, आगे की बातें करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, अगला वर्गीकरण क्या था, मुख द्वार खुलने के आधार पर, है ना। यही था कि जीभ के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग, हाँ इसको देख लो पहले। तो जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर, के आधार पर, जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के स्वर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के स्वर हैं। प्रयोग किस आधार पर किया जा रहा है, जीभ का प्रयोग किया जा रहा है, और जीभ के प्रयोग के आधार पर हमें बताना है कि स्वर कितने प्रकार के हैं। तो कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में जीभ का या हमारी जिह्वा का अग्र भाग यानी कि अगला भाग कार्य करता है,
और इसी को हम अग्र स्वर कह देते हैं। अगला भाग कार्य कर रहा तो अग्र स्वर कहेंगे ना इसको। दूसरा स्वर ऐसा है जिसके उच्चारण में हमारी जीभ का मध्य भाग यानी कि बीच का पार्ट कार्य करता है, तो इसीलिए इसको मध्य स्वर कह देते हैं। और तीसरा अंतिम जिन ध्वनियों की या जिन स्वर ध्वनियों के उच्चारण में हमारी जीभ का पश्च यानी कि पिछला भाग कार्य करे, उसको हम क्या कह देते हैं, पश्च स्वर कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जीभ, ये जीवा के प्रयोग के आधार पर कह रहे हैं ना, तो अग्र स्वर मतलब जिसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य कर रहा है। अब समस्या ये नहीं है कि भाई इसको समझना पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है। समस्या ये है कि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य कौन से हैं, पश्च स्वर कौन से हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि कैसे इनको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखो, वर्णमाला कहां से शुरू हो रही है, हर्षो आ से। हर्षो आ को लिख दो सीधा कहां पर, हर्षो आ को सीधा लिख दो कहां पर, मध्य स्वर। केवल एकमात्र ध्वनि है, केवल एकमात्र ध्वनि जिसके उच्चारण में हमारी जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, कौन सा, हर्षो आ। अब हम चलेंगे किसमें, अग्र स्वर में। तो वर्णमाला कहां से शुरू होती है, अ से। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आ एक ही प्रकार की ध्वनि है, अंतर सिर्फ मात्राओं का है। एक में छोटी मात्रा है, दूसरे में बड़ी मात्रा है, यही तो है। तो आ तो एक ही प्रकार की ध्वनि है, तो पहली ध्वनि को छोड़ो और दूसरी ध्वनि को उठाओ, फिर तीसरी ध्वनि को भी छोड़ो और चौथी ध्वनि को उठाओ, ऐसे ध्यान रखो। पहली ध्वनि यानी कि आ को हमने छोड़ दिया, तो दूसरी ध्वनि कौन सी आ गई, ई, यानी कि ई को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब ई जो है एक मात्रिक हो या द्विमात्रिक हो, हर्ष हो या दीर्घ हो, दोनों को लिख लेते हैं। आ को छोड़ा, ई को उठा दिया, ई के बाद क्या आता है, ऊ। ऊ को छोड़ा, किसको उठाएंगे, ए आए, री। री का वर्गीकरण नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, री का वर्गीकरण नहीं होता क्योंकि री को हम शुद्ध रूप से स्वर नहीं मानते हैं। इसका कारण मैंने बताया था, शायद आपको इसी कक्षा में बताया था, नहीं बताया था। चलो इसको देखेंगे अभी, है ना, अभी इसको देखेंगे, पहले इसको देख लो। तो हमने क्या किया, री का वर्गीकरण नहीं होगा भाई, यहाँ री का वर्गीकरण यहाँ पर नहीं होगा, तो हमने क्या किया, आ को उठा, आ को छोड़ा, आ के बाद ई को उठा दिया, लिख दिया ई को, फिर ऊ को छोड़ा और फिर किसको उठा दिया, ए आई को उठा दिया, तो लिख दो यहाँ पर ए आई। ये आपके क्या है, अग्रस्वर, याद रहेगा। आ को छोड़ा, ए को उठा दिया, ऊ को छोड़ा, ए आई को उठा दिया। ठीक है, पहला छोड़ना है, दूसरा उठाना है, हो गया। अब बाकी की जो ध्वनियां है, बाकी के जो स्वर है, मतलब अगर हमने री को अलग किया है तो बचे कितने, 10 स्वर, है ना। 10 स्वर में से 5 स्वर मैंने लिख दिया है ना, 5 बच गए तो 5 को लिख लो यहाँ पर। एक तो दीर्घ आ बच गया, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ठीक है, ओ और औ। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका जीभ या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, याद रहेगा ये, ऐसे याद रहेगा, इस तरीके से तो याद रहना चाहिए, है ना। अब देखते हैं इसके बाद मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख विवर, और विवर को द्वार कहते हैं, ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर मतलब किस स्वर के उच्चारण में कितना मुख खुल रहा है, इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होना है। तो यहां पर स्वर जो है वो 4 प्रकार के हैं। पहला आपका आ जाएगा, इसको हम कह देंगे विवृत। दूसरा आपका आ जाएगा, इसको हम कह देंगे अर्ध विवृत। तीसरा आपका आ जाएगा संवृत, और चौथा आपका आ जाएगा अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्वरों के वर्गीकरण में समस्या केवल इन 2 जगह पर होने वाली है। कहां पर, एक तो इससे पहले जो हमने पढ़ा जीभ के प्रयोग के आधार पर इनको कैसे ध्यान रखना है, अच्छा उसको हमने समझ लिया, तो अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसमें हमेशा समस्या होगी, लेकिन अब नहीं होगी, हम समझने वाले हैं इसको, ठीक है, कि कैसे चीजों को ध्यान रखना है। इसके बाद जितने भी वर्गीकरण है वो बिल्कुल आसान है, चाहे वो आप उत्पत्ति के आधार पर कह लो,
चाहे आप मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर कह लो, है ना, वो एक बार पढ़ने से ध्यान रहता है, बस यहाँ पर दिक्कत होती है। अच्छा देखो, हमने बोला कि विवृत किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, विवृत को आसान भाषा में समझने के लिए आप इसको समझो ऐसे, ओपन, और समृत को क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज यानी कि बंद, ओपन मतलब खुला। अर्ध विवृत, अगर विवृत ओपन है तो अर्ध विवृत क्या हो जाएगा, हाफ ओपन हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, समृत अगर क्लोज है तो अर्ध समृत यानी कि हाफ क्लोज, ये हो जाएगा। अब ये किसकी बात चल रही है, मुख द्वार की, मुख विवर की, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख जो होता है ना वो ओपन हो जाता है, विवृत पूरा खुल जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विवृत कह लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक ध्वनि आपको ध्यान रखनी है, वर्णमाला कहां से शुरू हो रही है, हर्ष आ से, है ना। तो जब हम ओपन की बात करेंगे यानी कि मुख द्वार द्वार के पूरे खुलने की बात करेंगे, अ में तो पूरा नहीं खुलेगा ना, आ में पूरा खुलेगा, यानी कि बड़े आ की बात चल रही है, तो यहां पर इसको इस तरीके से ध्यान रखना है। केवल दीर्घ आ एकमात्र ध्वनि ऐसी है जो कि विवृत है, यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार या मुख विवर जो होता है ये पूरा खुल जाता है, आ, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे सीधा अर्ध विवृत में नहीं चलना है आपको, आपको क्या करना है, सीधा चलना है समृत में। मैं याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ साथ साथ में। अच्छा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो होता है वो क्या होता है, बंद, बंद नहीं लगभग बंद हो जाता है, मुंह बंद कर दोगे कैसे बोलोगे, नहीं बोल पाओगे ना। हाँ, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग समृत यानी कि लगभग बंद होता है, बंद जैसा ही होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, समृत कह देते हैं। अब करना कुछ नहीं है, इसको याद कैसे रखना है, दीर्घ आ लिख दिया ना, अब दीर्घ आ के बाद वर्णमाला में जो वर्णित 4 स्वर हैं उनको क्रमशः लिख दो, उन्हीं के क्रम में लिख दो। तो आ के बाद क्या आता है, ई, छोटी ई, बड़ी ई, इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, याद रहेगा ये। आ के बाद जो 4 ध्वनि है क्रम से आपने लिख दी यहाँ पर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बस हो, ठीक है। अब क्या बचा, ओ के बाद क्या आया, ए आया, ए यहां पर लिख दो आप, ए लिख दो और आई को छोड़ दो, फिर क्या आएगा, ओ आएगा, तो ओ लिख दो और औ को छोड़ दो, समझ में आया भाई। ओ तक आप यहां पर चले ना, ओ के बाद क्या आया, ए, तो ए लिख दो, आई को छोड़ दो, फिर क्या आया, ओ लिख दो, औ को छोड़ दो, है ना। एक दो बार देख लेना इनको, हमेशा ध्यान रहेंगे ये, एट अ टाइम कभी भी, हम बार बार रट देते हैं, मेरे साथ भी ये समस्या हुई बहुत पहले की बात जब मैं तैयारी कर रहा था, तो इस तरीके से याद रखोगे हमेशा ध्यान रहेगा। अब आपने क्या किया, लिख दिया, लिख दिया ना, तो बाकी स्वर जो बच गए वो आपके अर्ध विवृत हो जाएंगे, जिनके उच्चारण में मुख लगभग आधा खुला रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध विवृत कह लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी ध्वनि आ गई, एक तो हर्ष आ बच गया, दीर्घ आ तो लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ, ये भी लिखा है, ए लिखा है, ए के बाद आए, ठीक है, ओ लिखा है, ओ के बाद आओ, तो ये आपके क्या है, अर्ध विवृत है। आगे बढ़े, तो बस यहीं तक समस्या थी, अब चीजें आसान, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, हटा दो इसको, ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन सा वर्गीकरण है, ओष्ठ, है ना, ओष्ठ, और ओष्ठ को ही क्या कहते हैं, होंठ कहते हैं, है ना। होंठों की स्थिति के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर, तो होंठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर हैं ये हमें बताना है। होंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 प्रकार के से वर्गीकरण होगा। पहला आपका आ जाएगा वृत्तमुखी, क्या आएगा, वृत्तमुखी, और दूसरा आपका आ जाएगा अवृत्तमुखी, दूसरा क्या आ जाएगा, अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब क्या होता है, हाँ, वृत्त का मतलब गोल, अच्छा वृत्त और गोला अलग होता है भैया, ठीक है, एक 2D में एक 3D में। वृत्त को आप इस तरीके से समझो आसान भाषा में, जैसे कि चूड़ी होती है ना, वो वृत्ताकार है, चूड़ी, ये साइकिल का टायर जो होता है वो वृत्ताकार है,
लेकिन गोल को आप कैसे समझो, जैसे कि फुटबॉल होती है, बॉल होती है ना, वो चारों तरफ से गोल होती है, उसको गोल कहते हैं। वृत्त को कहते हैं सर्कल, और गोल को या गोले को कहते हैं स्फेयर। दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हम वृत्ताकार की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हमारे ओष्ठ, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ जो है, ओंठ जो है, वो कैसे हो जाते हैं, वृत्ताकार हो जाते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। आ बोलो नहीं हो रहे हैं सर्कुलर, ई बोलो नहीं हो रहे हैं, ऊ में हो रहे हैं, हो रहे हैं ऊ में। तो हमने बोल दिया ऊ जो है ये वृत्तमुखी है, होगा ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब इसके बाद आप बताओ, ओ होगा ना, ओ और औ, तो ओ भी आपका वृत्तमुखी है और औ भी आपका वृत्तमुखी है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है। आ का मतलब, आ उपसर्ग का मतलब नहीं, अभाव या रहित। तो जो वृत्तमुखी नहीं है, इसके अतिरिक्त जितनी ध्वनि होगी वो सारी आपकी अवृत्तमुखी हैं। जैसे कि हमने बोल दिया हर्स्व आ दीर्घ आ, हर्स्व ई दीर्घ ई ए ऐ, ये हो गया, आसान था ये, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं वायु के नाक एवं मुख से निकलने के आधार पर। लिख दिया, ठीक है। देखो अगला वर्गीकरण, वायु के नाक एवं मुख एवं नाक लिखना, मुख को प्राथमिकता देंगे यहां पर, है ना। वायु के मुख एवं नाक से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, ठीक है। तो वायु जो है नाक मुख दोनों से निकल रही है, तो इस आधार पर कितने प्रकार के स्वर होंगे। तो एक आपका हो जाएगा सबसे पहले अनुनासिक, पहला स्वर आपका आ जाएगा अनुनासिक। अब अनुनासिक को समझो जरा, अनुनासिक किसे कहेंगे, अनुनासिक को समझो जरा, अनुनासिक किसे कहेंगे, ठीक है। हमने बोला नासिक का मतलब क्या होता है भाई, नासिक का मतलब होता है नासिका, यानी कि नाक। नासिक का मतलब होता है नाक। अनु का मतलब होता है पीछे, अनु उपसर्ग है ना, इसका मतलब होता है पीछे या बाद में। अनु उपसर्ग का मतलब क्या होता है, पीछे या बाद में। जैसे कि हमने बोला अनुशासन, तो अनुशासन का अर्थ क्या हुआ, शासन के पीछे या शासन के बाद में जो है। अनुशासन मतलब शासन के पीछे रहकर कार्य करना। कोई व्यक्ति आ रहा है, उसने बोला भाई मुझे घंटाघर जाना है, तो कहाँ जाऊं मैं, नया नया व्यक्ति है ना, तो आपने लोकेशन बताई उसको, आपने बोला कि पूर्व दिशा के अनुदिश, अनुदिश चलिए। अनुदिश चलिए मतलब पूर्व दिशा के पीछे चलिए, अनु मतलब पीछे या बाद में चलिए। पूर्व दिशा तो बिल्कुल आगे है ना, उसके पीछे ही तो चल रहे हैं। इस दिशा के अनुदिश चलिए मतलब इस दिशा के पीछे चलिए, समझ रहे हो ना। तो अनु का मतलब क्या होता है, पीछे या बाद में। और नाक के, देखो किसकी बात चल रही है, नाक के बाद में। नाक के बाद में क्या आता है, मुख आता है ना। अरे माथा आ गया, आंखें आ गई, फिर नाक आ गया, नाक के बाद में क्या आ रहा है, मुख ही तो आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या। तो हमने बोला कि बाद में या पीछे उपसर्ग का मतलब यहां पर क्या है, मुख। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, ध्यान से देखना, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लगती है, जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कह देते हैं। और स्वरों की बात चल रही है तो अनुनासिक स्वर हो जाएंगे, समझ रहे हो। अब अनुनासिक स्वर जो है वो सभी प्रकार के स्वर बन सकते हैं, सभी मुख्य स्वर। जैसे कि हमने बोल दिया क्या, जैसे कि हमने बोल दिया हर्ष आ, तो अनुनासिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चंद्र बिंदु जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ये चंद्र है और फिर बिंदु भी बोला मैंने, केवल चंद्र नहीं बोला। केवल चंद्र आगत स्वर में लगता है, वो बात की बात है। मैंने बोला चंद्र बिंदु, ठीक है, ये इसका साइन है, ये इसका चिन्ह है, मतलब इसी से ये प्रदर्शित होता है, इसको डिनोट करते हैं। तो हमने बोला कि भाई देखो, किसी भी स्वर को अनुनासिक बनाना है मतलब आप उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दो, ये अनुनासिक बन जाएगा। ये क्या बन गया, अंग। आज मुख से भी बोला जा रहा है, नाक से भी बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ना, नाक बंद कर को नहीं नहीं बोल पाओगे, ठीक है। और देखो ट्राई भी कर रहे हैं, अच्छा देख लो। अब देखो हमने क्या किया, अच्छा एक चीज और यहां पर समझनी आवश्यक है, हर्ष आ दीर्घ आ, अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा दिया। जहां पर सिरो रेखा के ऊपर, जैसे कि हमने ई लिखा, ई के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु लगा दिया। जहां पर सिरो रेखा के ऊपर, सिरो रेखा के ऊपर मतलब
ये सिरोरेखा है ना, ये इसको सिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ मात्रा रूप में या कुछ भी आपको चिन्ह दिखाई दे, वहां पर आप चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे, वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल एक बिंदु लगेगा, जिसको कि हम अनुस्वार कह देते हैं, और ये अनुनासिक ही कहलाता है, जिसको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या बोला मैंने, जहां पर भी सिरोरेखा के ऊपर कुछ ना कुछ मात्रा के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल एक बिंदु लगाते हो, चंद्र नहीं आता है यहाँ पर। जैसे कि और क्या है, ओ बोल दिया ना मैंने, तो ओ के ऊपर आप चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे, आप केवल बिंदु लगाओगे, क्योंकि सिरोरेखा के ऊपर कुछ ना कुछ मात्रा रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुनासिक जो है, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह का नाम आप कह सकते हो, इसे क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कहते हैं ना। ठीक है, और जहां पर सिरोरेखा के ऊपर कुछ ना कुछ मात्रा हो, वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल एक बिंदु लगता है, इसे अपनी भाषा में लिख लेना। ठीक है, अब देखो तो एक स्वर तो ऐसा है जिसके उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लगे, और दूसरा क्या होना चाहिए, जिसके उच्चारण में केवल मुख की सहायता लग रही। अरे ध्वनि दो प्रकार से ही बोली जा सकती है, या तो केवल मुख से बोल सकते हो आप, या तो मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लग रही है, दो प्रकार से ही बोली जा सकती है ध्वनि। या तो केवल मुख से बोल रहे हो, या तो मुख के साथ साथ नाक की भी हेल्प लग रही है। ऐसा संभव नहीं है कि नाक से बोल रहे हो, मुख से बोल ही नहीं रहे, ऐसा संभव नहीं है। या तो मुख से बोल सकते हो, या मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लगेगी। ठीक है, तो मुख के साथ साथ अगर नाक की भी सहायता लगी, उसको हमने क्या बोल दिया, अनुनासिक बोल दिया। और जहां पर केवल मुख की सहायता लगी है, नाक की सहायता नहीं लगी, उसको हमने क्या बोल दिया, निरानुनासिक। क्या कह दिया, निरानुनासिक कह दिया। अब निरानुनासिक शब्द जो है, इस शब्द की व्युत्पत्ति रचना कैसे हुई है, तो इस शब्द विसर्ग संधि से बना है, निहिधन अनुनासिक। तो इस शब्द को खंडित करने से हमें यह ज्ञात हुआ, निहिधन अनुनासिक मतलब जिसमें अनुनासिक का अभाव हो, यानी कि जो अनुनासिक नहीं है, यही है ना इसका मतलब। जो अनुनासिक नहीं है मतलब जो मुख और नाक से नहीं बोली जा रही। अगर मुख और नाक से नहीं बोली जा रही है तो निश्चित रूप से केवल मुख से बोली जा रही है, और इसीलिए निरानुनासिक को ही हम क्या कह देते हैं, इसीलिए निरानुनासिक को ही हम मौखिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मौखिक, मतलब जो केवल मुख से बोली जा रही है। समझ में आया, आया ना समझ। जो अनुनासिक नहीं है वो मौखिक ही तो होगा। अनुनासिक नहीं है मतलब निरानुनासिक भी कह सकते हैं और मौखिक भी कह सकते हैं, दो नाम आ गए इसके। अब जो सभी स्वर हैं, सभी मुख्य स्वर, सभी मुख्य स्वर मतलब जो ऊपर आपने लिखे हैं ना, ये स्वरों को आपने लिखा, ये इन सभी स्वरों को लिख लो आप, सभी मुख्य स्वरों को लिख लो, 11 के 11 स्वर लिख लो, और इसमें चंद्र बिंदु मत लगाओ। तो ये आपका क्या है, मौखिक है, यानी कि वर्णमाला में वर्णित जो स्वर हैं, मुख्य स्वर जो है वो मौखिक ही है। शब्दों में इनका रूप जो है अनुनासिक बन जाता है कभी कभी। अंगूर लिखा आपने, है ना, बहुत सारे शब्द हैं, उंगली लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़े, आंख लिख दिया आपने, आंख एक शब्द, ये देख लो, आंख लिखा आपने। तो दीर्घ आ तो आपको कहां मिलता है, वर्णमाला में, लेकिन अनुनासिक दीर्घ आ का अनुनासिक रूप आपको कहां पर दिखा, शब्द में दिखा। ठीक है, आगे बढ़े, देखो अंतिम प्रकार जो यहां पर आ जाता है, अंतिम वर्गीकरण जो यहां पर आ जाता है, ये आपका क्या है, बताओ, घोषत्व एवं प्राणत्व के आधार पर। लिखा हुआ है ना आपने, हेडिंग डालना, घोषत्व एवं प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व एवं प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण चल रहा है ना। अब देखो, तो सबसे पहले घोषत्व को समझ लो, फिर प्राणत्व को समझेंगे। तो पहले देखो ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, घोषत्व और प्राणत्व अलग अलग चीज है। सबसे पहले हमने बोलते हैं घोषत्व, घोषत्व भाई घोषत्व क्या है, फिर हम समझेंगे कि प्राणत्व क्या है। ठीक है, अच्छा अब देखो, घोषत्व शब्द जो है ये कैसे बना होगा, घोष से बना होगा ना, घोष में त्वा प्रत्यय जुड़ा होगा तभी तो बना होगा ये। और किसी भी शब्द में अगर त्वा प्रत्यय लग जाए तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि ता प्रत्यय लगने से, पन प्रत्यय लगने से,
है ना, भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक इसी प्रकार से तो हमें क्या करना है, मूल शब्द देखना है। तो घोषत्व में मूल शब्द क्या है, घोष। ठीक इसी प्रकार से प्राणत्व में मूल शब्द क्या है, प्राण। तो आ तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय को रहने देते हैं, केवल हमें शब्दों को समझना है ना। तो घोष का मतलब क्या होता है, घोष का मतलब होता है, घोष का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति, शक्ति या पावर आप कह सकते हो ना। घोष का मतलब शक्ति या पावर। या किताबी परिभाषा क्या कहती है, मतलब अगर थोड़ा सा जटिल शब्दों में देखें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शक्ति के कारण, शक्ति या शक्ति के कारण, शक्ति के कारण स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में, शक्ति के कारण स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, इसको देख लेना। कंपन, कंपन, ये कंपन को ही हम क्या बोलते हैं, नाद बोल देते हैं। तो घोष का मतलब बिल्कुल आसान भाषा में, घोष का मतलब शक्ति। और शक्ति के साथ जब कोई चीज बोली जाती है ना, तो स्वर तंत्री का मतलब क्या होता है, स्वर तंत्री का मतलब होता है कंठ तालु, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यानी कि सारे जो आपके उच्चारण स्थान है ना, जहां जहां से ध्वनियां बोली जा रही है, वो स्वर तंत्री है। ठीक है, तो शक्ति के कारण, ये स्वर तंत्री इस वाले पार्ट को कहते हैं ना, ये वाला पार्ट जो, तो शक्ति के कारण स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। जब आप शक्ति के साथ कोई भी शब्द को बोलते हो या किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हो, तो आपके श्वास में एक प्रकार का वाइब्रेशन आता है, कंपन आता है। जैसे कि आपने बड़े बड़े सिंगर्स आपने देखे होंगे, सोनू निगम को आपने सुना होगा, तो जब वो गाना गाता है, खुल के गाना गाता है, तो उसकी श्वास में जो है वो कंपन, वाइब्रेटो, आपको सुना होगा आपने कभी अगर गौर किया हो, तो वाइब्रेटो सुनाई देता है ना। जब शक्ति के साथ, जैसे सिंगर्स वगैरह होते हैं ना, आवाज को दबा के नहीं गाते, खुल के गाते हैं, तो जब खुल के गाओगे ना, आपके वॉइस में वाइब्रेशन आ जाएगा, एक प्रकार का कंपन या नाद आ जाएगा। इसी को कहते हैं शक्ति के कारण स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। ठीक है, अब मैंने बोला घोष का मतलब क्या होता है, घोष का मतलब होता है क्या, शक्ति, पावर। ठीक है, और घोषत्व के आधार पर दो प्रकार की ध्वनियां हो सकती है। एक होगी आपकी क्या, सघोष, सघोष या केवल घोष कह सकते हैं इसे। एक आपकी होगी घोष या सघोष, एक ही बात है। दूसरी आपकी होगी अघोष। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यह है, सा का मतलब हाँ या साथ में या समान। सा का मतलब क्या होता है, सा उपसर्ग का मतलब होता है साथ में या समान। तो साथ में जिसकी घोष यानी कि शक्ति निकल रही है, जिस जिस स्वर के उच्चारण में साथ में जो है वो घोष यानी कि शक्ति निकल रही है, उसको आप सघोष स्वर कहोगे। जो शक्ति के साथ स्वर बोले जा रहे हैं वो क्या है, सघोष। और घोष का मतलब केवल शक्ति, तो सघोष को घोष भी तो बोल सकते हो आप भाई। घोष के साथ या शक्ति के साथ जो उच्चारित हो, या शक्ति के साथ में जो उच्चारित हो, सा लगाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, कोई पड़ा है फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सघोष को ही घोष बोलते हैं। अघोष का मतलब बिल्कुल विपरीत अर्थ यहाँ पर आ जाएगा, आ का मतलब नहीं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में घोष यानी कि शक्ति नहीं मतलब ना निकले, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में शक्ति नहीं निकलती या जो शक्ति के साथ नहीं बोले जाते, उनको अघोष बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं स्वरों की बात करता हूं तो सभी स्वर आपके क्या हैं, घोष हैं या सघोष। ठीक है, सभी मुख्य स्वर क्या हैं, लिखना इसमें, सभी मुख्य स्वर, मुख्य स्वर क्या है, सघोष, सघोष हैं। अभी लिख लो, मैं फिर याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको। ठीक है, सभी मुख्य स्वर क्या हैं, सघोष। अब हम बात करते हैं किसकी, प्राणत्व की, प्राणत्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राणत्व को देखो, प्राणत्व शब्द किससे बना है, प्राण से। सभी मुख्य स्वर आपके क्या हैं, सघोष है। ठीक है, सघोष। अच्छा, प्राणत्व किससे बना है, प्राण से बना है। प्राणत्व किससे बना है, प्राण से बना है। और प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का मतलब होता है सांसें। प्राण का मतलब क्या होता है, श्वास यानी कि वायु। पंच तत्वों में से केवल एक तत्व जब अलग हो जाता है ना, तब उसे कहते हैं मृत्यु। सांसें खत्म हो जाएंगी ना, जब वायु निकल जाएगी, उसको कहते हैं मृत्यु। अच्छा मुझे बताओ, जीवित व्यक्ति को दर्द होता है या मृत व्यक्ति को, अच्छा
दर्द किसे होता है, शरीर को होता है या आत्मा को? शरीर को होता है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, एक डेड बॉडी लेके आते हैं, आत्मा को होता है ना। हमारे पास दो चिताएं, मान लो कि सामने भी दो चिताएं हैं, एक में हमने मृत व्यक्ति को रख दिया और दूसरे में हमने जीवित व्यक्ति को रख दिया, और जैसी आग लगाई जाएगी कौन उठ के भागेगा? तो जीवित है। तो दर्द किसको हुआ? जिसमें सांसें थी, जिसमें प्राण थे, आत्मा को। अरे शरीर तो पड़ा हुआ है, जला दो उसको, कुछ भी कर लो, है ना। आप एक चीज देखो, प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है क्या? प्राण तभी तक है जब तक सांसें हैं, मतलब प्राण का अर्थ है श्वास। क्या है? श्वास। और श्वास किसे कहते हैं? पंच तत्वों में से श्वास क्या है? वायु है। वायु ही तो ये सांसें चल रही हैं, है ना। तो इसका मतलब भाषाविदों ने इस शब्द को सुंदर बनाने के लिए, वायु शब्द को सुंदर बनाने के लिए प्राण कह दिया इसको, जबकि अल्टीमेटली हम वायु की ही बात कर रहे हैं, है ना। अब प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार के स्वर होंगे, मतलब दो प्रकार की ध्वनियां होंगी। पहला यहां पर आ जाएगा अल्प प्राण। अल्प मतलब कम, और प्राण का मतलब वायु, मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम वायु निकले, कम वायु निकले। प्राण का मतलब वायु, समझ में आया ना। तो कम वायु निकले उसको अल्प प्राण कहेंगे। और दूसरी बात, जिनके उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में ज्यादा वायु निकले, अधिक वायु निकले, उसको महाप्राण कहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं स्वरों की बात करूं तो सभी मुख्य स्वर आपके क्या है? अल्प प्राण है। सभी, लिखो जरा, सभी मुख्य स्वर क्या है? अल्प प्राण है। सभी मुख्य स्वर जो हैं वो क्या है? अल्प प्राण है। बात समझ में आई? अब अल्प प्राण मतलब कम वायु निकल रही है उच्चारण में। महाप्राण मतलब उच्चारण में ज्यादा वायु निकल रही है। सघोष मतलब जो शक्ति के साथ बोले जा रहे हैं, अघोष मतलब जो शक्ति के बिना बोले जा रहे हैं, बिना शक्ति के बोले जा रहे हैं ना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इस फैक्ट को याद कैसे रखना है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी पब्लिकेशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैं अपने याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी ध्यान रहे। ठीक है। हमने बोला कि बात किसकी चल रही है? स्वरों की बात चल रही है, स्वर की बात चल रही है ना। तो हमने बोला कि वर्ण भेद जब हम पढ़ रहे थे, एक ध्वनि आपकी क्या आई? स्वतंत्र आई, और दूसरी ध्वनि आपकी क्या ही? परतंत्र आई। स्वतंत्र मतलब जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लग रही, परतंत्र मतलब जिसके उच्चारण में अन्य की सहायता लग रही है। तो स्वतंत्र को हमने क्या कह दिया? स्वर कह दिया ना, याद आ रहा है। और परतंत्र को हमने क्या कह दिया? व्यंजन कह दिया। तो आप मुझे बताओ, शक्तिशाली कौन है, जो स्वतंत्र है या परतंत्र है? जो स्वतंत्र है। शक्तिशाली उसे माना जाएगा जो स्वतंत्र है, जिसको किसी की सहायता नहीं लग रही। मार्केट भी जाना है तो बंदा चाहिए, मार्केट जाने के लिए अकेले नहीं रह सकते, किसी न किसी की सहायता लग रही है। लड़ाई होगी तो अकेले नहीं जा रहे हैं, पूरा गुट लेके जा रहे हैं, है ना। तो जो व्यक्ति अकेला चलता है ना, वो शक्तिशाली होता है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जो स्वतंत्र है, जो इंडिपेंडेंट। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब हमने बोला स्वर जो है ना, ये शक्तिशाली है। और शक्तिशाली होने का मतलब इंसान थोड़ी ना कि बॉडी बॉडी बना रही के स्वरों ने। शक्तिशाली होने का मतलब इसके उच्चारण में शक्ति निकलती है, बात खत्म, है ना। शक्ति निकलती है मतलब सभी स्वर आपके क्या है? सघोष। सघोष हैं, या आप इसे क्या कह सकते हो? घोष कह सकते हो। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखते हैं, देखो टाइम इन वर्क आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना। टाइम इन वर्क, टाइम जो होता है वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है पावर के या वर्क के। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है ना, तो वो काम करने में उतना ही कम समय लगाएगा, और कोई व्यक्ति अगर कमजोर है तो काम करने में उतना ही ज्यादा समय लगाएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है। शक्ति बढ़ी, काम करने में समय कम लगा। ठीक है। शक्ति घटी, काम करने में ज्यादा समय लगा। समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही सेंस आपका जुड़ रहा है। अगर मैंने बोला स्वर जो है शक्तिशाली है, शक्ति के साथ बोले जाते हैं, तो काम करने में कम समय लगाएंगे, यानी कि इनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जो है मुख से वो कम निकलेगी, एक दूसरे के उल्टे। समझ रहे हो? महा मत लिख देना इसको, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इसीलिए हमने ये बोल दिया, ये हमारे याद करने का तरीका है, ये कहीं किसी पब्लिकेशन किसी भाषा में इतने नहीं लिखा, लेकिन संभव है कि यही तर्क बैठता हो। ठीक है। तो हमने बोला कि इसलिए हम सभी स्वरों को क्या कह देते हैं? अल्प प्राण। तो ये हमारे याद करने का तरीका है, चीजों को याद करने का तरीका, ये हमेशा आपको ध्यान रहेगा।
स्वर शक्तिशाली होते हैं, इसलिए काम करने में कम समय लगाते हैं, यानी कि मुख से निकलने वाली प्राण जो है, वायु जो है कम निकलती है, अल्प प्राण। याद रहेगा। अब बाकी के जो, देखो ये तो किसकी बात चल रही थी, 11 ध्वनियों की। अब बाकी के जो 33 व्यंजन है उनको भी हमेशा के लिए कैसे ध्यान रखना है कि कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन सघोष है, कौन अघोष है, यहाँ तक कि उच्चारण स्थान, मुख्य 44 ध्वनियों के उच्चारण स्थान, इनको हमेशा के लिए कैसे ध्यान रखना है, वो तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे अन्य स्वर को, जिसमें कि आगत स्वर देखेंगे और अयोगवाह देखेंगे। ठीक है, चलो, किसी का कोई डाउट? हाँ, पूछो पूछो। नहीं है कोई डाउट? डाउट नहीं है? डाउट उसको आएगा जो पढ़ाई करेगा। डाउट भी तो उसी को आएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों को कल, ठीक है ना। इसके आगे की चीजें कल देखेंगे। और मंडे को, अभी वर्णमाला कंप्लीट होने तो पहला टॉपिक है पूरा पढ़ लेते हैं। वर्णमाला जब कंप्लीट हो जाएगी तो मंडे जो शेड्यूल रहेगा, मंडे को हम साहित्य का पोर्शन पढ़ने वाले हैं, केवल 23 रचनाकारों का जीवन वृत्तांत और साथ ही साथ इनसे संबंधित पाठ जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? मंडे से रेगुलर। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।